हेलो एवरीवन, गेट गारंटीड 145 प्लस इन ऐसे सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऐसे कैसे किया जाता है। देन आज हम लोग का टॉपिक है मेन बॉडी ऑफ द ऐसे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था कि कैसे लिखते हैं। आज मेन बॉडी की बारी है एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बिकॉज जो मेन बॉडी का जो रेशियो होता है इन ऐसे में वो सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ द मेजर चंक ऑफ द ऐसे, राइट। 70 to 80% ऑफ द ऐसे इज मेन बॉडी ओनली, और आउट ऑफ द 1000 to 1200 वर्ड्स 800 to 900 वर्ड्स मेन बॉडी ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। सो मेन बॉडी शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। आगे चलते हैं। देन नेचर क्या होना चाहिए मेन बॉडी का, किस तरह से आप लिखेंगे। एक तो यूपीएससी ने ही बोला है कि आपको एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली लिखना है, टू द पॉइंट ऐसे आपका लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ भी रेंडमली नहीं लिखे। अब ये 800 to 900 वर्ड्स में लिखा हो, अब ये 800 to 900 वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे, एवरीथिंग और एनीथिंग, जो भी रेलिवेंट है बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। फ्लो ऑफ द ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेन बॉडी में ये फ्लो की जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सो बी लिबरल इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन करें ताकि आपका लैंग्वेज का फ्लो बनता जाए, राइट। सब कुछ ऑब्जेक्टिवली डालने की कोशिश नहीं करें कि जितना ज़्यादा पॉइंट हो उतना ज़्यादा हम डाल देते हैं तो सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसे बहुत अच्छा बन के जाएगा। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। डू नॉट मेक थिंग्स वेग, ठीक है। देन आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखने हैं और एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करना है, वो स्मूथ फ्लो होना चाहिए। और ये स्मूथ फ्लो कैसे कर सकते हैं आप, कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हैंस, हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर, सिमिलरली, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सब का यूज कर सकते हैं। वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन जब आप शिफ्ट होते हैं तो स्मूथली शिफ्ट होंगे। टोन ऑफ द ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में टोन ऑफ द ऐसे बहुत ज्यादा मैटर करता है। टोन ऑफ द ऐसे क्या होता है, जैसे कि आपका ऐसे टॉपिक जिस टोन में है उस टोन को आप अडॉप्ट कर लीजिए और उसी टोन में आप आपके सेंटेंसेस शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखें। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डू नॉट मेक योर ऐसे ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा डाटा, फैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट इंडेक्सेस, आर्टिकल्स सब कुछ भरने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। अगर ये चीज़ कुछ लिख भी रहे हैं तो फिर उसको लिमिट में लिखें। लाइक पॉवर्टी से रिलेटेड कोई स्कीम लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आप 10-15 पॉवर्टी से रिलेटेड स्कीम्स ही भर दिए, 2-3 लिखें, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे के मेन बॉडी में मूव फॉरवर्ड कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे। 800 to 900 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे मूव ट्रांसफर करेंगे। तो आप कौन कौन सा डायमेंशंस लिख सकते हैं, एक तो आप नेशनल डायमेंशन लिख सकते हैं, दूसरा इंटरनेशनल डायमेंशन लिख सकते हैं। किसी भी ऐसे में आप कोशिश करें कि उसको नेशनल और इंटरनेशनल से कनेक्ट कर लें, चाहे ऐसे टॉपिक कितना भी छोटा दिख रहा हो वो हो जाएगा कनेक्ट। इवन अगर सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में भी पूछा गया है, अगर एक पैराग्राफ आप पूरे ऐसे में लिख दे रहे हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेसी जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ गलत हो जाएगा, अच्छा ही निकल के आएगा, राइट। और क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे तो सोसाइटी या कम्युनिटी लेवल पे जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो स्टेट लेवल पे जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो नेशनल लेवल पे जाएंगे। एक ये वाला चीज़ फॉलो कर सकते हैं। दूसरा लाइफ कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बेबी होता है वो फेटस में होता है, देन किड बनता है, टीन होता है, यंग मैन या वुमेन बनता है, मैच्योर्ड पर्सन बनता है, ओल्ड एज बनता है, राइट। तो इसको आप इस तरह से ले जा सकते हैं। टेम्पोरल में क्या कर सकते हैं, एंशिएंट का ले लिए, मिडेवल का ले लिए, प्रेजेंट का ले लिए, फिर फ्यूचर का ले लिए, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि ये एंशिएंट टेम्पोरल जो है वो एंशिएंट, मिडिवल, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए यूज होगा, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है, राइट। अब इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पास्ट में क्या था, एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल सिस्टम में, मिडिवल टाइम्स में क्या था, और अभी क्या है, और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो है टेम्पोरल वेज में जो है किसी भी डायमेंशन में आप लिख सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड इन द मेन बॉडी में और देख लेते हैं। एक तो आप पंचायत लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी नीचे चाहिए तो विलेज लेवल से स्टार्ट कर लें, है ना। देन इंटरमीडिएट पंचायत लेवल, जिला परिषद लेवल पे जा सकते हैं, फिर स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। या डायमेंशन वाइज आपको कवर करना है तो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, आपको ही पता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसफिकल, ये सब सारे डायमेंशंस जो हैं आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में 800 to 900 वर्ड्स लिखना बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, बट वही लिखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। देन कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैंने 5 टाइप का ऐसे आपको बताया था, जब कोई ऐसे टॉपिक समझ रहे थे तो 5 टाइप के ऐसे टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से उसका माइक्रो स्ट्रक्चरिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर 2018, इसको हमने पहले भी सीखा था कि कैसे क्वेश्चन को समझना है। अब ये बताइए मैक्रो स्ट्रक्चरिंग आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें टाइप ऑफ जैसे क्या आ जाएगा, जनरल डिस्कशन टाइप, है ना। इंट्रोडक्शन आप 150 वर्ड्स में लिख देंगे, आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है लास्ट क्लास में बता दिया गया है। अब मेन बॉडी आपको 900 वर्ड्स में लिखना है। इसका मैक्रो स्ट्रक्चरिंग क्या हो जाएगा, जनरल डिस्कशन टाइप है तो 80 to 85% जो है मेन बॉडी वुड बी इन फेवर ऑफ द टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक कुछ गलत नहीं कह रहा है। पॉवर्टी कहीं भी होगा तो प्रॉस्पेरिटी को थ्रेट होगा ही होगा, राइट। अब 5 to 10% जो है आप अदर्स दूसरे टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, कि ये लिख सकते हैं कि सिर्फ पॉवर्टी ही नहीं, दूसरा भी चीज़ इनइक्वलिटी है, वो भी अगर होता है तो भी कहीं भी इनइक्वलिटी होगा तो प्रॉस्पेरिटी को हैम्पर करेगा। तो इस तरह से आप दूसरे टॉपिक्स को भी, दूसरे कीवर्ड्स को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड में कि कैसे आप पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं सो डैट प्रॉस्पेरिटी बना रहे हमेशा। कंक्लूजन आगे देखेंगे, 150 वर्ड्स में कंक्लूजन में लिख लेंगे। अब आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में। अब 800 to 900 का आपने ब्रॉड तो कर लिया कि 80 to 85% ये लिखना है, 15% ये लिखना है, लेकिन उसमें के अंदर लिखेंगे क्या वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, इसमें पॉवर्टी का मीनिंग कौन ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉवर्टी होगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉवर्टी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है? ऐसा नहीं है। अपने थिंकिंग को ब्रॉड करें, पॉवर्टी इज नॉट ओनली इकोनॉमिक। अगर पॉवर्टी को आप ईगल आई व्यू से देखें, मैंने आपको समझाया था कि ईगल आई व्यू से कैसे देखते हैं। ईगल आई व्यू से देखें तो ये आपको पॉलिटिकल डायमेंशन में, सोशल, एनवायरमेंटल, हर एक डायमेंशन में आप पॉवर्टी को लिंक कर सकते हैं। अब कोई ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दिया जाता है, तो क्या वो पॉलिटिकली पुअर नहीं हो गया? कोई सोसाइटी में ऐसे सेक्शन है जिनको कि गांव में रहना अलाउड नहीं है, तो क्या वो सोशली पुअर नहीं हो गए? तो पॉवर्टी हर एक डायमेंशन में आएगा और इस क्वेश्चन में आपको हर एक डायमेंशन जो पॉवर्टी का है उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कवर करेंगे? जैसे लेते हैं डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं जैसे कि इकोनॉमिकली पुअर स्टेट है बिहार। अब बिहार इकोनॉमिकली पुअर स्टेट है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के पर कैपिटा इनकम पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर इसका इम्पैक्ट इंडिया के पर कैपिटल इनकम पे हो रहा है, इसका मतलब कि इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ेगा डेवलप्ड नेशन में। तो इंडिया का प्रॉस्पेरिटी हैम्पर हुआ कि नहीं? बिहार में पॉवर्टी है तो ऑल टुगेदर, है ना। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देख लेंगे। अफ्रीका एक पुअर कंट्री है,
लेकिन वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से क्या होता है कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजी है नहीं प्रोसेसिंग का। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, दूसरे कंट्रीज में जाता है, जैसे चाइना में, जापान में, यूके में, और फिर वहाँ से प्रोसेस्ड होकर चीज़ें दूसरे जगह पे आता है। तो इस कारण से जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, इनपुट टू आउटपुट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कारण से प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को तो चाहिए कि सस्ते में सस्ते गुड्स उनको मिल जाए, राइट। प्रोस्पेरिटी हैम्पर हो रहा है। इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में आप देखेंगे कि जैसे कि पुअर पर्सन है, पुअर पर्सन क्या करते हैं? लकड़ी पे खाना बनाते हैं या चारकोल पे खाना बनाते हैं। तो वहां से क्या होता है? कार्बन इमिशन होता है। कार्बन इमिशन से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन होने से क्या होता है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, और इस कारण से जो है प्रोस्पेरिटी हैम्पर होती है। इस तरह से आप कनेक्ट करते जाएंगे। पॉलिटिकली पुअर कैसे होते हैं? पॉलिटिकली पुअर कौन होगा? जिसको सत्ता में राज करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा आपके पास एग्जाम्पल है कि नहीं है? बिल्कुल है। नेक्सलाइट्स और माओइस्ट लोग किस तरह से बनते हैं? जब उनको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, तो उनको एक पावर की भूख होती है और वो बन जाते हैं और फिर अत्याचार करते रहते हैं, राइट। तो उसके बाद वो पीस अब होल इंडिया को डिस्टर्ब करते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल। प्रॉस्पेरिटी हैम्पर हो रहा है कि नहीं एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल और एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। अगर इंडिया डिस्टर्ब होगा तो पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब होगा। देन सोशली पुअर कैसे होते हैं? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का बहुत सारे सेक्शंस डिमांड करते हैं। अब ये सही है या गलत है, इस पे आपको ऐसे में नहीं जाना है, बट आप ये देखें कि थोड़ा बहुत बाइफर्केशन ऑफ द सोसाइटी है। ओबीसी के अंदर ही ओबीसी और भी कास्ट मांग रहे हैं, एससी एसटी के अंदर भी और कास्ट मांग, तो बाइफर्केशन ऑफ द थोड़ा सोसाइटी होता है। कुछ राइवलरी जनरेट होता है, कम्युनल वायलेंस इरप्ट होता है, जैसे कि जाट रिजर्वेशन वाले में आपने देखा था कि किस तरह से रोड ब्लॉक्स हुए थे और कुछ वायलेंस हुआ था, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन हैम्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरह से आप कनेक्ट करते जाएंगे। कुछ सॉल्यूशन भी आप दे सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? कि गवर्नमेंट लेवल पे, सीएसआर लेवल पे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं इसको। प्रोएक्टिव गवर्नेंस से ठीक कर सकते हैं। सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इस सब को आप कनेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से भी कर सकते हैं। WTO इशू को अगर रिजॉल्व करें तो पॉवर्टी रिड्यूस हो सकता है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। तो और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे UNHCR एंड NHRC जो इंडिया लेवल पे काम करती है, चलते हैं आगे। दूसरा ऐसे टॉपिक लेते हैं, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? टाइप का क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। टाइप ऑफ द क्वेश्चन मार्क टाइप ऐसे, है ना। इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स में लिख देंगे। आपको पता है कि किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, और लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था। मैक्रो स्ट्रक्चरिंग में 900 वर्ड्स में लिख देंगे, कैपिटलिज्म डज नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द ऐसे ये चला जाएगा ऑफ द मेन बॉडी, 50% ऑफ द मेन बॉडी, होल ऐसे नहीं। कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये लगभग 40% में चला जाएगा। एक बैलेंस बना के रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे हम। और फिर वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं कि किस तरह से कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करे। कंक्लूजन लिख देंगे 150 वर्ड में। ये तो हो गया मैक्रो स्ट्रक्चरिंग। अब आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चरिंग पे। अब जो 50% ऑफ द ऐसे जो लिखना है आपको, कैपिटलिज्म डज नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें लिखना क्या है? तो यहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का और इमरजेंस ऑफ द कैपिटलिज्म का। क्या हुआ था? कुछ मिडिल क्लास इमर्ज हुए थे और ओनली फ्यू सेक्शन जिनके पास फैक्ट्रीज थी, जिनके पास इंडस्ट्री थी, वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए। लेकिन जो वर्कर्स थे, जिन उनको 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम करना पड़ता था, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो कैपिटलिज्म स्टार्ट तो वहीं से हुआ था। इसको आप दिखा सकते हैं। देन कोई कंट्री हो या कैपिटलिस्ट कंट्री, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे उनका ध्यान होता है। इसको आप कवर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? ह्यूज इनइक्वालिटी को आप दिखा सकते हैं। अब इसके लिए आप रिपोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं। उन सबको आप लेके अपने ऐसे को
अच्छा बना सकते हैं। कैपिटलिस्ट मार्केट जो होता है क्या होता है, एक्सप्लॉइटेटिव मार्केट होता है। देन सम कंपनीज जो होते हैं वो मोनोपोलिस्टिक एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट कर देते हैं, है ना, जैसे कि फेसबुक है, वॉलमार्ट है, इस तरह की कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज है। अमेजन ऑलरेडी कैप्चर कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ आप कैपिटलिज्म में दिखाएंगे कि कैनॉट डज नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। चलिए अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को ब्रिंग करता है। दोनों साइड आप जैसे लिखना है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है ना। देन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड कनाडा को आप दिखाएंगे कि ये डेवलप्ड ऐसे नहीं हो गए जब तक कि इनका सारा सिटीजन का पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं है, तब तक ये डेवलप नहीं हुए। तो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ी है, डिफिनीशन बढ़ा है, लेवल नहीं बढ़ा है, पॉवर्टी का डिफिनीशन बढ़ा है। पहले तो स्टार्टिंग में खाना पीना रहना ही मिल जाता था तो समझते थे कि ये पुअर नहीं है। अब तो गाड़ी भी चाहिए, कार भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, तब जाके मानेंगे कि ये पुअर नहीं है ना। तो वो डिफिनीशन बढ़ता जा रहा है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनका कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका कम हुआ। तो इस तरह से आप दिखाएंगे कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ भी प्रमोट करता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट कंट्री का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इवन सोशलिस्ट कंट्री जैसे इंडिया है वहाँ पे भी कैपिटलिज्म का कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पे भी रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा 1990 के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है। तेंदुलकर कमेटी वगैरह आप लिख सकते हैं कि किस तरह से पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है। कैपिटलिज्म ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लाता है और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं, अच्छे से निकल के आ जाएगा कि किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ कैपिटलिज्म में भी होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। देन थर्ड टॉपिक लेते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी। ये हमने सीखा था कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ एंड रियलिटी को समझते हैं, कैसे हैं ऐसे में, इंट्रोडक्शन इसका कैसे लिखते हैं। अब मैक्रो स्ट्रक्चरिंग जो लास्ट क्लास में देख लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन 150 वर्ड में लिख देंगे, मेन बॉडी 900 वर्ड में लिख देंगे, और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ रियलिटी यहाँ पे 60% पे चले जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको दिखाना है कि इंडिया का फेडरलिज्म सक्सेसफुल फेडरलिज्म है और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बात अलग है कि कॉम्बैटिव फेडरलिज्म है, वो आप 25% ऑफ द एसएफ में ये लिख सकते हैं, मेन बॉडी में लिख सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पार्ट इसको दिखाएं, है ना। क्योंकि ये आपका पॉजिटिव पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, ये दिखाएगा कि आप ऑप्टिमिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक है, और जब आप वे फॉरवर्ड एंड सॉल्यूशन देंगे उससे भी वही रिफ्लेक्ट होगा। तो आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनैलिटी अच्छा झलकेगा फ्रॉम योर एसे। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज ए मिथ, ये 25% डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, इसको कवर कर लेंगे। और कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ब्रिंग किया जाए ये 15% लिख देंगे। तो मेन बॉडी तो हो गया, 900 वर्ड लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कंक्लूजन में आप 150 वर्ड्स में लिख देंगे। कंक्लूजन लिखना हम लोग बाद में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन मैक्रो स्ट्रक्चरिंग ऑफ द मेन बॉडी कैसे करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ए रियलिटी, इसको 60% जो ऐसे आपको लिखना है अप्रॉक्स 500 वर्ड्स में, तो इसको लिखेंगे क्या। तो यहाँ पे अगेन आप फेडरल कंट्रीज लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इस सब का भी एग्जांपल दे सकते हैं, 1-2 पैराग्राफ, राइट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंडिया के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन है। क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया एंड वर्ल्ड में थोड़ा सा कवर कर लेंगे। इंडिया में क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, क्या क्या डायमेंशन लिख सकते हैं। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ऑब्वियसली वो बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नहीं हो सकता था। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करते हैं, हर एक स्टेट एफर्ट्स लगाते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा में डेफिनेटली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखता है। लर्निंग फ्रॉम द केरला एंड अदर मॉडल, जैसे गुजरात मॉडल है, उनसे लोग सीखते हैं और वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आ जाएगा। इस तरह के पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज ए मिथ, ये 25% ऑफ द ऐसे में आ जाएगा। इसमें क्या क्या दिखा देंगे, जो भी इशूज हैं दो स्टेट के बीच में वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कोऑपरेटिव नहीं है ना। सो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आप दिखा सकते हैं। साउथ के स्टेट्स में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होता है इस तरह का। आप ये भी दिखा सकते हैं कि वाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वाई इंडियाज फेडरलिज्म इज नॉट कोऑपरेटिव, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। नीति आयोग के बहुत सारे रिपोर्ट्स
आते हैं, जिसमें एसडीजी इंडेक्स, वाटर क्वालिटी इंडेक्स। तो इस तरह के इंडेक्स में ना वो एक दूसरे को compete करते हैं और फिर कंपटीशन में जो है कोऑपरेशन उनका बन नहीं पाता है। तो इस तरह से वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उस दूसरा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होता है अगर सेंटर और स्टेट्स में, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। आप एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे कि सेंटर और वेस्ट बंगाल का एग्जांपल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ना तो होल मेन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ठीक से ट्रीट करती है और इस कारण से जो है उनका रिस्पॉन्स भी खराब निकल के आता है। तो इसको थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करें, है ना। चलिए अब कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया जाए, 15% ऑफ द एसे में आपको इसको कवर करना है। तो क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर रोल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। नीति आयोग का इनहेंस रोल होना चाहिए। देन डिस्पोजल ऑफ द केसेज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं इसका फास्टर डिस्पोजल हो ट्रिब्यूनल से। नॉन टारगेटिंग बाय द सेंटर हो फॉर द पर्टिकुलर स्टेट्स, ऐसा नहीं कि डिफरेंट पार्टी रूल कर रही है दूसरे स्टेट में तो आप उसको फंड कम देंगे, ग्रांट कम देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं एज ए सॉल्यूशन फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आगे चलते हैं, फोर्थ एसे में आ जाते हैं। फोर्थ एसे है ओवर एस्टिमेट हाउ मच वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ चांस इन इवेंट। वापस से देख लेंगे। मैक्रो स्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। मेन बॉडी में 900 वर्ड्स क्या लिखेंगे, हाउ वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ चांस। अब ये वाला पार्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके समझना है और उसी कंबाइन करके ही लिखना है, ठीक है। व्हाई वी ओवर एस्टिमेट ओवर अंडरस्टैंडिंग बट अंडर एस्टिमेट रोल ऑफ चांस, इसको भी कवर कर लेंगे। और क्या फॉलो होना चाहिए, तो मेनली 3-4 क्वेश्चन का ब्रॉडली अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में कैसे करेंगे। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको, आप कोई भी एग्जांपल से कर सकते हैं कि किस तरह से किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को या किसी भी इंडिविजुअल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब उनका चांस आता है, जब उन्हें चांस मिलता है तो वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं, राइट। जैसे कि आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना आज के डेट में तो इकोनॉमिक जायंट है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले कोई भी नहीं जान रहा था कि चाइना इतना बड़ा बन जाएगा। इवन यूएसए एंड द होल वर्ल्ड, होल डेवलप्ड वर्ल्ड वाज नेग्लेक्टिंग चाइना, बट एक चांस मिला चाइना को, उन्होंने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और आज के डेट में देखिए वो कितना बड़ा जायंट बन चुका है। दैट इज बिकॉज ऑफ द चांस। तो इस तरह से आप चांस और ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे। सिर्फ एक पार्ट को लिखेंगे तो ऐसे आपका सही बन के नहीं आएगा, ठीक है। देन दलित का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि हर एक दलित को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि वो एट पार विद द जनरल कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं कि एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, कि उन्हें एक चांस मिला और उन्होंने वर्ल्ड को प्रूव करके दिखाया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। तो सिमिलरली आप बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 5वां टाइप का देख लेते हैं। योर परसेप्शन ऑफ मी इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिफ्लेक्शन ऑफ टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। इसको बहुत अच्छे से हमने समझा था, ठीक है। ये वाला चीज़ हमने कवर कर लिया है पहले भी। आगे देखते हैं माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में क्या करना है। अब माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में कैसे इसको इलेबोरेट करेंगे चीज़ों को। तो हर एक पर्सन का एक एप्टीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक आउटलुक होता है, उनके कुछ वैल्यूज होते हैं, है ना। सब तरह उनका कुछ प्रिजम्पशन होता है, उनके कुछ सिचुएशंस होते हैं, उनके कुछ इन्वायरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ जो है ना, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी भी नेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उनके अंदर एक परसेप्शन बनाता है। और जब वो कुछ रिएक्ट करते हैं, आप देखते होंगे कि चाय टपड़ी पे लोग या तो प्रो बीजेपी होते हैं या एंटी बीजेपी होते हैं। तो ये उनके पर्सनैलिटी के अंदर है कि उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया है, वो उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो उनकी क्या सोच है, ठीक है। तो ये एक परसेप्शन बन जाता है, राइट। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बीजेपी वाला नहीं लेंगे,
दूसरा एग्जाम्पल लेके आप इसको समझा सकते हैं। हाउ माई रिएक्शन टू यूज एंड अवेयरनेस ऑफ मी, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक बार गौतम बुद्धा को किसी ने एब्यूज कर दिया था, तो उन्होंने बोला मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ये एब्यूज, सो आपने जो एब्यूज किया है ये आपके पास ही रह गया। सो यहाँ पे आप दिखाते हैं कि पॉजिटिवली वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हाउ रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस मी, यहाँ पे गौतम बुद्धा का रिएक्शन कैसे उनके अवेयरनेस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा ऐसे में। गांधी जी का आप कोट लिख सकते हैं, आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक थ्रू माई माइंड विथ देयर डर्टी फीट। बहुत अच्छा जाएगा ये इस ऐसे के साथ, एकदम परफेक्ट। लाइक यू मे इंडलेसली प्रेजिंग और एब्यूजिंग मी, बट मुझे वो प्रेज या एब्यूज लेना है कि नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। What is going inside me that would be decided by me, that would be as per my awareness। आगे चलते हैं। Then ऐसा क्यों होता है कि ऐसा परसेप्शन क्यों बन जाता है और इस तरह का रिएक्शन लोग क्यों देने लगते हैं, है ना। एवरीबडी इज ए डिफरेंट इंडिविजुअल, सबका परवरिश अलग हुआ है, सबके माता पिता अलग हैं, राइट। सब ने अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा है, किसी के सोसाइटी में इन्वायरमेंट अलग होगा, किसी के सोसाइटी में इन्वायरमेंट अलग होगा। तो हर एक जो इन्वायरमेंट में बचपन से लेकर आज तक उन्होंने पढ़ा है वो डिफरेंट है ना। उनका वैल्यूज एंड मोरल्स काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। इस कारण से उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, उनका एप्टीट्यूड भी चेंज हो जाता है, लाइफ एक्सपीरियंस भी उनका चेंज हो जाता है, नॉलेज भी उनका चेंज हो जाता है। तो इस कारण से जो है आप किसी पर्सन का परसेप्शन किसी और वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं कोई चीज़ वो डिफरेंट हो सकता है, और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो उनके अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा। तो हर टाइप के ऐसे में हमने देख लिया कि किस तरह से माइक्रो स्ट्रक्चरिंग को लिखते हैं, किस तरह से इलोबोरेट करते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है। उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे आपके अंदर से क्या निकल के आ रहा है, क्या क्लिक हो रहा है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। इस क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।